हेलो फ्रेंड्स, प्रॉपर्टी लेनदेन.com चैनल पे मैं भूपेंद्र सहवाग आपका वेलकम करता हूँ। आज फिर मैं आ गया हूँ आपके लिए रियल एस्टेट की अपडेट लेकर। पूरे वीक में क्या क्या रियल एस्टेट में रहा, मैं पूरी अपडेट आपको दूंगा। कुछ लोगों का ये सजेशन था कि मुझे गुड़गांव तक सीमित रहना चाहिए, गुड़गांव की रियल एस्टेट की अपडेट देनी चाहिए, बट मुझे लगता है कि जो भी नेशनल इंटरनेशनल रियल एस्टेट से जुड़ी अपडेट है वो आप तक पहुँचनी चाहिए। एक वाइडर पर्सपेक्टिव में आप रियल एस्टेट को समझें, ऐसी मेरी कोशिश रहती है। तो इसलिए मैं गुड़गांव के अलावा बाकी जो इंटरनेशनल और नेशनल रियल एस्टेट से जुड़ी अपडेट्स हैं वो आपके साथ शेयर करता हूँ। ये हमारा 8वां एपिसोड है, बहुत लोगों को पसंद आ रहा है। मुझे खुशी है कि जो एक शुरुआत मैंने की है वो आपको पसंद आई है। हम इसको आगे भी जारी रखेंगे। आगे बढ़ने से पहले बस मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा, महीने में 1.5 लाख लोग हमारे इस चैनल पर आते हैं, वीडियोज़ देखते हैं, यानी आप लोगों को कंटेंट पसंद आ रहा है। पर जब सब्सक्राइब करने की बात आती है तो बहुत थोड़े लोग ही सब्सक्राइब करते हैं। अब तो देश के प्रधानमंत्री भी अपने YouTube चैनल पर आकर ये बोल रहे हैं कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा दो ताकि आपको सारी अपडेट मिलती रहे। तो हम कैसे पीछे रह सकते हैं? हम भी देश के प्रधानमंत्री की तरह आपसे अपील करते हैं, मेरा चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल जो नोटिफिकेशन है उसको दबा दीजिए ताकि जो अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। बातें बहुत होगी, अब काम की बात करते हैं। अब हम सबसे पहले आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ लेके आए हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जैसा कि हमने अपने पिछले एपिसोड में आपको बताया था कि एक ऐसी स्कीम लेके आने वाली है, जो लोग रेंट पे रहते हैं, जो पहली बार अपना घर खरीद रहे हैं, उनको बहुत ज़्यादा उसमें रिबेट मिलने वाली है। यानी आपको याद होगा प्रधानमंत्री जन आवास योजना, इसमें आप कोई घर खरीदते हैं तो लोन आप जो लेते हैं उस पर आपको सब्सिडी मिल जाती है। 2 लाख, 2.5 लाख, 2,60,000 की वो डायरेक्ट आपके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाती है। सरकार इस तरह की एक बड़ी स्कीम लेके आने वाली है। गवर्नमेंट ने इसका बजट रखा है करीब 60,000 करोड़। इसमें 10 लाख रुपए तक का आप लोन लेते हो तो आपको 3 से 6% तक का सब्सिडी मिलेगी, आपको उस पर रिबेट मिलेगा इंटरेस्ट पे। और ये जो मैक्सिमम लोन का अमाउंट है वो 50 लाख के आसपास होगा। अगर आप 50 लाख रुपए तक का लोन लेते हैं तो आप इस स्कीम के अंडर में आएंगे। लोन की जो ड्यूरेशन है वो कम से कम 20 साल रहनी चाहिए। अभी ये प्रिलिमिनरी इन्फॉर्मेशन आई है, जब इस पर पूरी डिटेल में इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, अगर आप कहेंगे तो हम इसके लिए अलग से वीडियो बना देंगे। अगर आप चाहते हैं हम इस पर अलग से वीडियो बना दें तो नीचे मोदी सरकार लिख दीजिए, इससे हमें पता लग जाएगा आप उस स्कीम के बारे में जानना चाहते हैं। ये हमारी पहली अपडेट थी। अब बढ़ते हैं अपनी अगली अपडेट की तरफ। ये अपडेट M3M से जुड़ी हुई है। M3M से जुड़ी एक गुड न्यूज़, एक बैड न्यूज़ है। पहले हम बात कर लेते हैं बैड न्यूज़ की। M3M के लिए संकट कम होने का नाम नहीं ले रहा है। M3M ने HSVP से एक लैंड ली थी, करीब 500 करोड़ रुपए की ये लैंड थी। उन्होंने 15% अमाउंट इसका पे कर दिया था, करीब 123 करोड़ रुपए। उसके बाद जो रिमेनिंग अमाउंट था वो उन्हें पे कर रहा था, लेकिन 130 दिन बीत जाने के बाद भी और HSVP के नोटिस देने के बाद भी M3M के द्वारा वो रिमेनिंग अमाउंट पे नहीं किया गया। तो HSVP ने M3M के द्वारा जो 123 करोड़ रुपए जमा किए गए थे उस लैंड को खरीदने के लिए, गोल्ड कोर्स रोड पे ये लैंड थी, उसको पैसे को जब्त कर लिया। इसके अगेंस्ट में M3M डेवलपर कोर्ट में गया। कोर्ट ने HSVP के द्वारा जो कॉन्फिस्केट की गई है जो उनकी मनी, उसको सही ठहराया। तो यानी एक बड़ा संकट आया, 123 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया। अब गुड न्यूज़ जान लीजिए M3M की क्या है। गुड न्यूज़ क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। M3M को लेकर क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि इन्होंने बहुत सारे कमर्शियल लॉन्च कर दिए, वो बन के तैयार हैं, बट वहाँ पर लीज पॉलिसी इनकी अच्छी ना होने की वजह से बहुत सारे इनके कमर्शियल खाली पड़े हैं। बट अब धीरे धीरे इनके कमर्शियल में लीजिंग होने लगी है। हमें लगता है कि जब से थोड़ा सा M3M पे संकट आया है तब से M3M ने अपनी जो लीजिंग टीम है उसको थोड़ा एक्टिव कर दिया है ताकि पॉजिटिव न्यूज़ वहाँ से निकलती रहे। M3M का एक कमर्शियल है IFC सेंटर, वहाँ पर विराट कोहली ने अपना रेस्टोरेंट खोल दिया। विराट कोहली के इस रेस्टोरेंट खोलने के बाद काफ़ी बज़ है गुड़गांव में, दिल्ली में, NCR में कि विराट कोहली का रेस्टोरेंट खुल गया है, तो काफ़ी लोग वहाँ पे जाना चाहते हैं। तो ये पॉजिटिव चीज़ है। M3M के कमर्शियल्स में इस तरह के ब्रांड आ रहे हैं। अगर आप M3M के बारे में अपडेट रेगुलर जानना चाहते हैं कि वो किस तरह की लीजिंग कर रहा है, कौन कौन से पार्टनर्स को जोड़ रहा है, तो आप इनका जो लिंक्डइन अकाउंट है M3M का उसको फॉलो कर लीजिए, उससे आपको वहाँ से अपडेट मिलती रहेंगी। 2 अपडेट हो गई हैं बड़ी इंपॉर्टेंट। तीसरी अपडेट की बात कर लेते हैं। डेवलपर बड़ी तेज़ी से लैंड खरीद रहे हैं। इससे ये इंडिकेशन जाता है कि 2024 भी रियल एस्टेट का अच्छा रहने वाला है। हम बात कर लेते हैं गुड़गांव की। गुड़गांव में पिछले दिनों एल्डेको ने सेक्टर 80 में लैंड खरीदा, वहाँ पर वो रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट लेकर आएंगे। उससे पहले 103 सेक्टर में गोदरेज ने लैंड खरीदा, वहाँ पर उनका प्रोजेक्ट आएगा। साउथ का एक बड़ा डेवलपर है, मैं शोभा की बात कर रहा हूँ, उन्होंने भी एक लैंड की डील की है। शोभा सेक्टर 80 में लैंड परचेज कर चुका है, वहाँ पर आने वाले दिनों में आपको उनका प्रोजेक्ट देखने को मिलेगा। और द्वारका एक्सप्रेसवे पे भी आपको शोभा का एक प्रोजेक्ट देखने को मिल सकता है।
अब बात कर लेते हैं DLF की। DLF कैसे पीछे रह सकता है? तो DLF के पास आपको पता है गोल्ड कोस्ट रोड हो, एक्सटेंशन रोड हो, या आपका SPR रोड हो, या न्यू गुड़गांव हो, सब जगह लैंड है DLF के पास, तो उसके लगातार प्रोजेक्ट्स आते रहेंगे। बट DLF के पास द्वारका एक्सप्रेसवे पे लैंड नहीं है। तो इनके जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने एक इंटरव्यू दिया एक मीडिया आउटलेट को, उन्होंने वहाँ बताया कि हम भी नए ऑप्शंस देख रहे हैं लैंड के, तो आने वाले दिनों में आप देख सकते हैं कि DLF भी आपको लैंड खरीदता हुआ दिखाई देगा गुड़गांव में। मेरी जो ऑब्जर्वेशन है, मुझे लगता है कि ये द्वारका एक्सप्रेसवे के आसपास ही शायद लैंड बाय करें। ये मेरी ऑब्जर्वेशन है। आपको क्या लगता है बताइएगा ज़रूर कि द्वारका एक्सप्रेसवे पे DLF का प्रोजेक्ट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, कमेंट में बताइएगा। मुझे अच्छा लगेगा कि हाँ, आप भी चाहते हैं कि DLF भी द्वारका एक्सप्रेसवे पर आए। अब हम बढ़ते हैं अपनी अगली अपडेट की तरफ। एक डेटा है 2023 का, जुलाई से लेकर सितंबर क्वार्टर का। उसमें ये पता लगा है जो टॉप 7 सिटीज़ है जिनका रियल एस्टेट का डेटा लेकर हम रियल एस्टेट कैसा चल रहा है इंडिया में उस पर बात करते हैं। उसके बेस पे हम मानते हैं कि रियल एस्टेट किस तरह का चल रहा है। तो टॉप 7 सिटी में इस क्वार्टर में 36%, पिछले साल से अगर हम कंपेयर करें 36% सेल जो है जंप कर गई है, सेल बढ़ गई है रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स की। जी हाँ, जुलाई से लेके और सितंबर के बीच में 1,22,000 यूनिट सेल हो चुकी हैं, जबकि इसी पीरियड में 2022 में 88,000 के करीब यूनिट सेल हुई थी। तो ये काफ़ी बड़ा जंप है। मुझे लगता है ये मोमेंटम चलता रहेगा। ये मोमेंटम किस तरह और कब तक चलता रहेगा, ऐसा हम किस बेस पे कह रहे हैं? अगर आप 2024 में रियल एस्टेट कैसा रहेगा ये जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, और आप चाहते हैं इस पर हम डेडिकेटेड वीडियो बनाएं और विस्तार से इस पर बात करें, डिटेल में बताएं कि 2024 रियल एस्टेट के लिए कैसा रहने वाला है, बस आपको कुछ नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ में नीचे कमेंट कर देना है 2024। हमें पता लग जाएगा कि हाँ, आप चाहते हैं 2024 पर हम अलग से एक वीडियो लेके आएँ और रियल एस्टेट के बारे में आपको बताएं। आपका जो कमेंट होगा वो हमारे लिए एक फीडबैक होगा और हमारे लिए इंडिकेशन होगा कि हमें इस पर वीडियो बनाना है। अब हम बढ़ लेते हैं अपनी अगली अपडेट की तरफ। आप लोगों ने अब तक बहुत बार सुना होगा कि हमारा देश बहुत यंग कंट्री है, जापान है, चाइना, ये देश बूढ़े होते जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जो 60 साल या उससे ऊपर की पॉपुलेशन है वो काफ़ी बढ़ती जा रही है। बट अब आपके लिए भी चिंता की खबर हो सकती है कि हमारे देश में भी एजिंग होने लगी है। हमारा देश भी जो बूढ़ों की संख्या है, जो बुजुर्गों की संख्या है, वो तेज़ी से बढ़ रही है। यूनाइटेड नेशन की एक रिपोर्ट आई है। आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं रियल एस्टेट में ये पॉपुलेशन कहाँ से लिया है, अभी बताता हूँ आपको कैसे आपके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो हमारे देश में 2022 तक 10% जो पॉपुलेशन थी वो 60 साल या उससे ऊपर की पॉपुलेशन थी, लेकिन 2036 तक हमारे देश में 60 साल या उससे ऊपर के जो लोग हैं उनकी जो पॉपुलेशन है वो उन लोगों से ज़्यादा होगी जिनकी एज 0 से 15 साल के बीच में है। यानी हमारा देश बढ़ने लगेगा और 2022 से लेकर 2036 तक हमारे देश में करीब 7 से 8 करोड़ लोग जो हैं बुजुर्ग हैं, 60 साल या उससे ऊपर के, वो बढ़ जाएंगे। जब इतनी बड़ी संख्या में बुजुर्गों की पॉपुलेशन बढ़ रही है तो हमारे देश में अभी ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध नहीं है, हमारे देश में अभी बहुत ज़्यादा चलन में नहीं है सीनियर लिविंग कॉन्सेप्ट। फॉरेन में, वेस्टर्न कंट्रीज़ में ये है, आप 60 साल या उससे ऊपर कर जाते हैं तो आप शिफ्ट हो जाते हैं सीनियर लिविंग जो अलग से अपार्टमेंट होते हैं। लेकिन हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ। हमारा जो कल्चर है वो बिल्कुल अलग है। हमारे यहाँ अपने बच्चों के साथ, पोते पोतियों के साथ बुजुर्ग रहते हैं। लेकिन अब हमारे यहाँ भी क्योंकि इन्फ्लुएंस तो हम वेस्टर्न कंट्रीज से ही हैं तो थोड़ा थोड़ा हमारे इधर भी चलन बढ़ने लगा है। तो हमारे यहाँ सीनियर लिविंग कॉन्सेप्ट के पर्टिकुलर कोई प्रोजेक्ट्स हैं स्पेसिफिक, आप बताइएगा। अगर आपको पता है, आप किसी भी शहर से, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलोर, कहाँ से भी हमारा वीडियो देख रहे, आप बताइएगा आपके यहाँ सीनियर लिविंग कॉन्सेप्ट है कि नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ, हर साल 10% की ग्रोथ से सीनियर लिविंग के ये प्रोजेक्ट्स हैं उसमें 10% की ग्रोथ से वो तेज़ी से बढ़ रहा है। और आने वाले दिनों में जैसा कि मैंने आपको बताया पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो इस सीनियर लिविंग जो कॉन्सेप्ट है ये आगे भी ग्रो करने वाला है। यहाँ मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, हमारे यहाँ जो डेवलपर्स हैं उन्होंने इस चीज़ को समझ लिया कि सीनियर लिविंग अगर आपको प्रोजेक्ट बनाना है तो आप अलग से नहीं बना सकते। आपको जो नॉर्मल प्रोजेक्ट्स है जहाँ पे आप सारे लोग रहते हैं वहीं पर 1-2 टावर अलग से बनाना होगा ताकि जो सीनियर सिटीजन्स हैं वो आपके साथ ही रहें, उनको ऐसा अकेलापन फील ना हो। तो गुड़गांव में अभी तक सीनियर लिविंग के कितने प्रोजेक्ट हैं, अगर आपको जानकारी है कमेंट में ज़रूर बताएं। और हाँ, मैं आपके लिए बता देता हूँ एक अपॉर्चुनिटी, गुड़गांव में आने वाले दिनों में एक प्रोजेक्ट लॉन्च होगा, उसमें नॉर्मल प्रोजेक्ट होगा, उसमें सीनियर लिविंग के लिए भी एक अलग से कॉन्सेप्ट होगा, एक टावर होगा। तो अगर आप इसको एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे देखते हैं इन्वेस्टमेंट की, तो स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है आपको, उससे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको बता देंगे कौन सा प्रोजेक्ट है, कहाँ पर आएगा।
मुझे लगा कि रियल एस्टेट अपडेट के साथ साथ जो इन्वेस्टमेंट की एक टिप है वो भी मैं आपको देता चलूँ हर वीडियो में। तो मैंने आपको एक इन्वेस्टमेंट की टिप दे दी है। अब हम आगे बढ़ लेते हैं, क्योंकि अपडेट बहुत ज़्यादा होती है तो मैं कोशिश करता हूँ शॉर्ट में, ब्रीफ में ये अपडेट आपको देता रहूँ। तो ईडी ने फिर से स्ट्राइक की है। इस बार स्ट्राइक हुई है यूनिटेक पे। यूनिटेक की 125 करोड़ रुपए की चेन्नई में जो प्रॉपर्टी थी वो ईडी ने जब्त कर ली है। अब तक 1000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की प्रॉपर्टी ईडी जब्त कर चुका है और टोटल जो फ्रॉड है यूनिटेक का वो करीब 7500 करोड़ रुपए का अब तक पता लगा चुका है ईडी। अब हम बढ़ लेते हैं अपनी अगली अपडेट की तरफ। गाजियाबाद से एक अलग सी बहुत विचलित करने वाली न्यूज़ आई है। एक बुजुर्ग थे, वो पिछले कई सालों से 10-12 सालों से फ्लैट का इंतज़ार करते, उनको पोजीशन मिलेगा, उनको पोजीशन नहीं मिला, उनकी मौत हो गई है। वो अपनी बेटी की शादी में वो फ्लैट गिफ्ट करना चाहते थे। गाजियाबाद की एक घटना है और जो उनके बेटे थे, बुजुर्ग थे, उन्होंने पुलिस में कंप्लेंट दी है कि उनके जो फादर थे वो इस इंतज़ार में चल बसे कि उनको फ्लैट मिलेगा और वो अपनी बेटी को गिफ्ट करेंगे। पुलिस ने इस पर FIR दर्ज कर ली डेवलपर्स के खिलाफ। 2017 में उन्हें ये प्रोजेक्ट की डिलीवरी मिलनी थी, लेकिन 2023 तक भी उन्हें ये डिलीवरी नहीं मिली है। अब हम बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। ये अपडेट है नोएडा, ग्रेटर नोएडा और नोएडा एक्सटेंशन से जुड़ी हुई। ये 3 अथॉरिटीज़ है जहाँ पर नोएडा के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो आते हैं, लेकिन यहाँ पर करीब 2.25 लाख अपार्टमेंट ऐसे हैं जो लटके हुए हैं, जो अलग अलग स्टेज पे फंसे हुए हैं, स्टक है, स्टॉल्ड हैं जो। लेकिन एक कमेटी बनी थी, नीति आयोग के जो हेड कर रहे थे अमिताभ कांत है उनका नाम, जो शेरपा भी रहे हैं G20 में, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी। वो ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि जो रुके हुए प्रोजेक्ट है इनको कैसे दोबारा से शुरू किया जाए। उन्होंने अपनी रिकमेंडेशन दी थी। अभी वो रिकमेंडेशन अलग स्टेट कैसे मानते हैं, किस तरह से मानते हैं, जैसे जैसे उसमें कुछ अपडेट आएगी हम आपको बताते रहेंगे। तो इन तीनों अथॉरिटीज़ के, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, नोएडा एक्सप्रेस जो है, इन तीनों अथॉरिटीज़ के जो हेड है उनकी मीटिंग होने जा रही है CM योगी आदित्यनाथ के साथ। और इन लटके हुए जो प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ पर करीब 2.25 लाख यूनिट्स लटकी हुई हैं, अपार्टमेंट्स लटकी हुई, इनको फिर से कैसे शुरू किया जाए इस पर चर्चा की जाएगी। इसका कोई ना कोई सोल्यूशन निकाला जाएगा। इन बिल्डर्स पे करीब 45,000 करोड़ रुपए अथॉरिटीज़ के ड्यूज़ है। इसके अलावा कोर्ट केस भी है, एक्विजिशन का भी, लैंड एक्विजिशन से जुड़ी हुई कई चीज़ें हैं। तो बहुत सारी चीज़ें जिस वजह से ये प्रोजेक्ट लटके हुए हैं। तो उम्मीद करते हैं ये प्रोजेक्ट शुरू होंगे तो करीब 2.25 लाख जो लोग हैं जिनका पैसा लग चुका है उनको उनके घर मिल जाएंगे। एक और बड़ी अपडेट आ रही है। ये अपडेट है फरीदाबाद से। हाँ, फरीदाबाद की मैं कोशिश करूँगा कि हर बार मैं एक अपडेट ज़रूर इसमें शामिल करूँ। ऐसा कहा जा रहा है कि फरीदाबाद में इंडिया का सबसे बड़ा मॉल खुलने जा रहा है। अभी तक लुलु मॉल लखनऊ का, जिसको कहा जाता था सबसे बड़ा मॉल है, फिर कहा जाने लगा अहमदाबाद में लुलु मॉल खुलेगा, वो सबसे बड़ा मॉल है। अब एक बार न्यूज़ आई इस तरह की कि केरला में सबसे बड़ा मॉल खुलने जा रहा है। अब नई अपडेट ये आ रही है कि फरीदाबाद में सबसे बड़ा मॉल खुलने जा रहा है। सबसे बड़े का मीन्स सबसे ज़्यादा एरिया में। इस पे जो भी अपडेट होगी, कौन सा डेवलपर इसको लेकर आ रहा है, कौन सा ये मॉल होगा, उसकी जानकारी हम आप तक ज़रूर लेके आएंगे। इसलिए मैं कहता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमने कुछ चीज़ें अपने पिछले एपिसोड में बताई थी, वो उससे रिलेटेड है, आगे उसका एक्सटेंशन है, अगले एपिसोड में पता लगेंगी आपको। जैसे यहाँ कुछ चीज़ें मैंने बताई, ये जब मैच्योर हो जाएंगी, जो चीज़ें जिनकी अभी इन्फॉर्मेशन आ रही है अगले स्टेज पे, वो जब मैच्योर हो जाएंगी तो आपको अगले एपिसोड में उसकी पूरी डिटेल में जानकारी मिल जाएगी। इसलिए मैं कहता हूँ कि चैनल को आप सब्सक्राइब करते रहें ताकि आपको लगातार अपडेट मिलती रहे। अब हम बढ़ लेते हैं आपको अगली अपडेट की तरफ। हमने पिछले एपिसोड में बात की थी स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की, कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 100 स्मार्ट सिटी लॉन्च करने का एक प्रोजेक्ट लेकर आई थी। और तो मैंने ये पूछा था आपके शहर में कहाँ पर किस तरह की स्मार्ट सिटी के स्टेज पे आप बताइएगा, तो बहुत सारे लोगों के कमेंट आए। तो अब दोबारा एक नई अपडेट आ रही है, स्मार्ट सिटी फेज़ 2 लॉन्च करने जा रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो क्या आप स्मार्ट सिटी जो फेज़ 1 प्रोजेक्ट आया था उससे सेटिस्फाइड है? आपके यहाँ शहरों में कहीं स्मार्ट सिटी आपके स्टेट में कहीं आपको दिखी? जिससे दिखी या जो सेटिस्फाइड है वो लिख दे स्मार्ट सिटी यस। और जिसको लगता है कि स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट फेल रहा है, अभी इसमें बहुत तरक्की नहीं हुई है, तो आप स्मार्ट सिटी फेल लिख सकते हैं नीचे कमेंट में। यूपी रेरा का एक बहुत अच्छा नोटिफिकेशन आया है, एक बहुत अच्छी सूचना आई है यूपी रेरा की तरफ से। एक डेवलपर है, वो नोएडा करके कुछ एक मिसलीड ऐड चला रहे थे लोगों को उस प्रोजेक्ट के बारे में बताने के लिए। तो उस पर यूपी रेरा का एक कमेंट आया। यूपी रेरा ने कहा है कि हमारे यहाँ इस तरह का कोई भी प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड नहीं है, तो लोग सोच समझकर इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करें। और आपको ये जो ऐड दिखाया जा रहा है ये मिसलीडिंग है, ये फ्रॉडलेंट ऐड है। तो बहुत अच्छा मुझे लगा कि यूपी रेरा इस चीज़ पे भी नोटिस करे हुए है कि कौन किस तरह का एडवर्टीजमेंट कर रहा है, लोगों को किस तरह से बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की जा रही है। तो आप संभल कर रहें। ये रेडियो में, टीवी में, न्यूज़पेपर में हर जगह इस तरह का ऐड चल रहा था। मुझे लगता है कि यूपी रेरा की इस
ऑर्डर के बाद या डायरेक्शन के बाद वो एडवर्टीजमेंट बंद हो गया होगा। आपने भी अगर सुना होगा उस ऐड के बारे में तो आप ज़रूर नीचे कमेंट में मुझे बताइएगा। अब बात कर लेते हैं चाइना की। चाइना का आपको पता ही होगा, एक डेवलपर है एवरग्रेड, उस पर दुनिया में सबसे ज़्यादा कर्ज है। वो ऐसी कंपनी बन चुकी है जिस पे सबसे ज़्यादा कर्ज है। अब कई चीज़ें और निकल के आ रही हैं, ऐसा पता लग रहा है। एक रिपोर्ट आई है ऐसी जिसमें कहा गया है कि चाइना में इतने घर बन चुके हैं कि चाइना की जो एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन है, अगर उस पॉपुलेशन को उन घरों में रहने दिया जाए तब भी खाली घर रह जाएंगे। मुझे लगता है कि ये रिपोर्ट थोड़ी बढ़ा चढ़ा के पेश की गई है कि इतने घर खाली पड़े हैं कि 140 करोड़ जो चाइना की पॉपुलेशन है, अगर उसको उन घरों में रखा जाए तब भी घर खाली पड़ जाएंगे। लेकिन हाँ, एक अनुमान है कि चाइना में बहुत सारे घर खाली पड़े हुए हैं, उनको कोई लेने वाला नहीं है क्योंकि ओवर सप्लाई बहुत ज़्यादा हो गई। और अब चाइना का रियल एस्टेट बहुत संकट में है 2021 से। इस संकट की जो वजह रही है वो सिर्फ एक डेवलपर रहा है, जो चाइना का सबसे बड़ा डेवलपर है, एवरग्रांड की मैं बात कर रहा हूँ। आपको मैंने पीछे भी पूछा था, मैं फिर से पूछता हूँ, आपको लगता है क्या हमारे इंडिया में कोई पैन इंडिया प्रेजेंस वाला इतना बड़ा डेवलपर है कि उसके डूबने से या उसके डेप्थ में जाने से पूरे इंडिया का रियल एस्टेट गड़बड़ा सकता है? मुझे तो ऐसा कोई डेवलपर लगता नहीं जिसकी पैन इंडिया इतनी प्रेजेंस हो और उसकी वजह से पूरे इंडिया का जो रियल एस्टेट है उस पर असर पड़े। अगर आपको ऐसा कोई लगता है तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा मुझे। तो ये कुछ अपडेट थी इस वीक की। उम्मीद करता हूँ ये अपडेट आपको पसंद आई होंगी और आपका क्या इसको लेकर फीडबैक है, आप क्या चाहते हैं हम इसमें और ऐड करें ताकि आपको ये वीडियो और पसंद आए, ज़रूर बताइएगा। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको इस तरह की इन्फॉर्मेशन शायद कहीं और नहीं मिलेगी। हम फिर मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय।